गुड मॉर्निंग मामा। गुड मॉर्निंग नहीं, अब गुड आफ्टरनून है बेटा जी। खुल गई जना आपकी आंख। मामा एक ही दिन तो ऑफ होता है, वो भी बंदा जी भर कर न सोए तो क्या फायदा। और ये बाबा और कामरान कहाँ हैं? वो दोनों कुछ सामान लेने बाजार गए हैं, तब तक तुम खाना खा लो। नहीं मामा, आज मेरा अहमद के साथ प्लान है बाहर खाना खाने का। मैं बस निकल रहा हूँ, वो मेरा वेट कर रहा होगा। कभी कभी घर का खाना भी खा लिया करो, रोज कभी बाहर से कभी होम डिलीवरी पर। ओ मामा प्लीज अब ये लेक्चर देना बंद करें प्लीज, आई एम गेटिंग लेट। घर में तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं, कोई हाथ तुम भी बटा दो। मामा कामरान है ना, वो बटाएगा ना आपका हाथ। एक तो ये लड़का हर वक्त घोड़े पे सवार होता है, मजाल है जो सुकून से बैठकर बात कर ले। आ लेने दो इसकी दुल्हन को, वही इसको ठीक करेगी। हेलो, हाँ समीर कहाँ पहुँचे? मैं लिबर्टी चौक पहुँचने वाला हूँ। और तुम? मैं भी बस आया, तुम पहुँचो। ओके बाय। समीर और कामरान दोनों भाई थे। समीर बड़ा और कामरान छोटा था। समीर को पहाड़ों, बर्फबारी और कुदरत के नज़ारों से इश्क था, जिसकी वजह से अक्सर वहाँ टूर करता रहता था। समीर की मंगनी उसकी खाला की बेटी के साथ हो गई थी और अब शादी की तैयारियां चल रही थीं। वैसे हद है, तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं, तुम्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं। अच्छा तुम अब मेरी माँ मत बनो और खाने का ऑर्डर दो। फराज ने खाने का ऑर्डर दिया और दोनों दोस्त बातें करने लगे। यार सुना है नारायण स्नोफॉल हो रही है, चल ना एक टूर करके आते हैं। बहुत दिन गुजर गए, कहीं घूमने नहीं गए। क्या हो गया भाई, अभी लास्ट मंथ ही तो गए थे। और वैसे भी आजकल वहाँ स्नो से हालात काफी खराब है, गाड़ी स्लिप होने का खतरा होता है। इट्स वेरी डेंजरस। अरे यार तू तो है ही सदा का डरपोक, कुछ नहीं होता। वैसे भी तुझे मेरी ड्राइविंग का तो पता ही है, फिर क्यों डर रहा है? तुम्हारी शादी है नेक्स्ट मंथ, अपनी बेगम साहिबा को साथ लेना, टूर भी कराना और हनीमून भी मनाना। कैसा आइडिया? बहुत बकवास। क्या मतलब? तू शादी के बाद भी तो जाएगा ही ना। हाँ मगर तब की तब देखी जाएगी। वो तो मामा की जिद के आगे मैं हार गया, वरना मुझे इस शादी में कोई दिलचस्पी नहीं। हमें तो बस पहाड़ों से इश्क है, और जैसे मुझे इश्क है ना पहाड़ों से, उसी तरह पहाड़ भी मुझसे इश्क करते हैं। वो तुमने गाना तो सुना है ना, हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। हा 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 हा। यूं दोनों दोस्त हंसने लगे और खाना भी टेबल पर आ चुका था। समीर ने किसी तरीके फराज को जाने के लिए मना ही लिया था। उधर घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। तभी समीर बोला, मामा फराज को कुछ काम है इस्लामाबाद में, मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ, 2 दिन तक आ जाऊंगा। ऐसे कैसे? तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही हैं, घर में 200 काम है, कौन करेगा सब? मामा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कामरान से करवाएं हर काम, बड़ी जिम्मेदारी से करता है। क्यों कामरान? ओहो, छोटा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि गधा ही समझ लो। वैसे भी आपकी शादी है, आप करें ना अपनी तैयारियां। बाय द वे गधा बड़ा मासूम जानवर है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब तेरी शादी होगी ना, तुम देखना तुम्हारी सारी शिकायत दूर कर दूंगा, सारे काम मैं खुद करूंगा। अब ठीक है? अब तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो और ये इजाजत अपने बाबा से लो। बाबा मैं 2 दिन के लिए फराज के साथ इस्लामाबाद जा रहा हूँ, उसे कुछ काम है वहाँ और वो मुझे साथ लेकर जाना चाहता है। बेटा तुम्हारी शादी की डेट फिक्स है, ऐसे में आउट ऑफ सिटी जाना मुझे कुछ ठीक नहीं लगेगा। बाबा 2 दिन की तो बात है। ठीक है 2 दिन का मतलब 2 दिन, समझे? थैंक यू बाबा। आपके लाड प्यार ने इसे बहुत बिगाड़ दिया है, बहुत जिद्दी हो गया है, सिर्फ अपनी मनमानी। हाँ तो माँ पर ही गया है ना। मिसेस शफकत साहब को घूरते हुए वहां से चली गई।
यूं समीर को जाने की इजाज़त मिल गई। अगले दिन दोनों लाहौर से निकल पड़े। रास्ते में खूब एंजॉय किया जा रहा था। अभी आधे रास्ते में ही थे कि फराज को कॉल आ गई। जी मामा। फराज, तुम्हारे इस्लामाबाद वाले खालू की डेथ हो गई है। तुम टूर को छोड़ो और वहां पहुंचो। मामा, आपको तो पता है मैं फौदगियों पर जाके ज्यादा खुश नहीं होता। आप चली जाए ना प्लीज। खुशी के बच्चे, फोतगी पर जाकर कौन खुश होता है? तुम ना गए तो बहुत बुरी बात है। जल्दी उधर पहुंचो, हम भी लाहौर से निकल रहे हैं। ओके मामा, पहुंचता हूँ। क्या हुआ, खैरियत तो है? यार, ये खालू को भी आज ही फौत होना था। मामा कह रही है वहां पहुंचो। तो फिर अब क्या करना है? करना क्या है, चलते हैं उधर ही। यार माइंड मत करना, मैंने बड़ी मुश्किल से 2 दिन लिए टूर के लिए। मैं तो जरूर जाऊंगा। क्या मतलब, तुम अकेले जाओगे? हाँ तो और क्या, सोच ले, अकेले जाना मुनासिब नहीं। अरे कुछ नहीं होता, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा। ओके, बी केयरफुल। हाँ, वापसी पे मुझे अपने साथ ही ले जाना। समीर ने फराज को इस्लामाबाद उसकी खाला के घर ड्रॉप कर दिया और खुद वहां से निकल गया। वो पहाड़ों के बीचों बीच जिग जैग करती सड़कों पर रवां दवां था। मौसम की सर्द हवाएं उसे बहुत लुत्फ दे रही थीं। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुकी थी। पहाड़ों पर पड़ी सफ़ेद बर्फ़ की चादरें अपनी तरफ उसे खींचती जा रही थीं। उसे कोई होश नहीं थी कि वो बहुत आगे निकल चुका है। बर्फ़ की मोटी मोटी तह जिस पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया था, फिर अचानक बल खाती सड़क के मोड़ को काटते हुए उसकी गाड़ी स्लिप कर गई और खाई में गिर गई। उधर शफकत साहब समीर के नंबर पर कॉल कर रहे थे, मगर समीर का सेल मुसलसल ऑफ जा रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान हो गए थे। फराज के नंबर पर कॉल करें, वो भी तो साथ गया था। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। हेलो अंकल। फराज बेटा, समीर का नंबर नहीं डायल हो रहा, जरा उससे बात करा दो। अंकल, मेरे खालू की डेथ हो गई है इस्लामाबाद। समीर मुझे वहां ड्रॉप करके आगे अकेला ही निकल गया था। ये सुनकर शफकत साहब और भी परेशान हो गए। थोड़ा वेट करने के बाद उन्होंने पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करवा दी। सर, हमने मुतलका थाने में इतला दे दी है। बर्फ ज्यादा होने की वजह से रास्ते भी बंद हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपके बेटे को ढूंढने की। कुछ भी करें इंस्पेक्टर साहब, मगर मेरे बेटे को ढूंढे। आप तसल्ली रखें, आपका बेटा जल्दी मिल जाएगा। ये सुनकर शफकत साहब खामोश हो गए। उधर जब समीर होश में आया तो अपने आप को किसी के घर पर पाया और एक बूढ़ा आदमी उसके पास बैठा था, जैसे उसके होश में आने का इंतजार कर रहा हो। बेटा, तुम ठीक हो? जी मैं कहाँ हूँ? बेटा, तुम रात को दरिया के किनारे पे होश पड़े थे। मैं और मेरी बेटी तुम्हें उठा के लाए हैं। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तब समीर ने सारी बात इस बूढ़े को बताई। बेटा, तुम फिक्र मत करो। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते, बस इधर ही रहोगे। ये मेरी बेटी है रेशम। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज दे देना। मेरी गाड़ी और मेरा मोबाइल, ये सब कहाँ है? बेटा, गाड़ी तो तुम्हारी बुरी तरह से टूट चुकी है, मगर मोबाइल नहीं मिला तुम्हारा। मामा बाबा तो परेशान हो जाएंगे, उनको इत्तला कैसे दूं? बेटा, इस इलाके में मोबाइल जरा मुश्किल से ही चलते हैं। किसी से बात करने के लिए जरा आगे जाना पड़ता है, जो कि इस मौसम में मुमकिन नहीं। तुम जरा बेहतर हो जाओ तो अपने घर इत्तला दे देना। तब तक तुम आराम करो। ये सुनकर समीर मायूस सा हो गया, क्योंकि उसे मामा और बाबा का गम सताए जा रहा था। समीर को काफ़ी चोटें आई थीं, उसकी हड्डी फ्रैक्चर थी,
जिसकी वजह से इसका चलना मुश्किल था। वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। रेशम एक नर्स की तरह उसकी देखभाल करती थी। रेशम एक बहुत ही मासूम और खूबसूरत पहाड़न लड़की थी जो समीर को बहुत भा रही थी। दोनों बाप बेटी एक छोटे से घर में रहते थे और मुश्किल से लकड़ियां जमा करके इनका चूल्हा जलता था। उसके बावजूद बाप बेटी ने समीर की तीमारदारी में कोई कसर न छोड़ी। एक दिन, साहिब नाश्ता कर ले, ठंडा हो जाएगा। समीर ने नजर भरकर रेशम की तरफ देखा था। उसकी चुप जाने वाली नजरों को रेशम ने भांप गई थी और दोबारा बोली, साहब नाश्ता। तुम्हारा नाम बहुत प्यारा है। जी साहिब, अब्बा कहते हैं जब मैं पैदा हुई थी तो मैं बहुत प्यारी थी, तो मेरी अम्मा ने मेरा नाम रेशम रखा था। प्यारी तो तुम अब भी हो। वैसे क्या करती हो तुम सारा दिन? करना क्या है साहिब, अब्बा और मैं लकड़ियां काट कर बेचते हैं और कुछ बकरियां भी हैं। इनका दूध भी बिक जाता है जिससे घर का गुजारा हो जाता है। उफ, कितना मुश्किल है ना ये सब। नहीं साहिब, हम तो आदी हैं, हमें तो कोई मुश्किल नहीं आती। यूं ही कुछ दिन गुजर गए। रेशम दिन रात उसकी तीमारदारी करती, जिससे समीर पहले से बेहतर हो गया। समीर और रेशम एक दूसरे से ढेरों बातें करते। समीर रेशम की तरफ खींचा चला जा रहा था। वक्त गुजारते गुजारते उसे पता ही नहीं चला था कि वो कब रेशम से प्यार कर बैठा है। एक दिन, रेशम, तुम्हें पता है मुझे बचपन से ही इन हसीन वादियों से इश्क है। मेरा दिल चाहता है मैं इधर ही रह जाऊं हमेशा हमेशा के लिए। सच पूछो तो मैं जानता ही नहीं था कि इन पहाड़ों के साथ साथ मुझे तुमसे भी इश्क हो जाएगा। ये सुनकर रेशम एकदम चौंक गई और बोली, साहिब हम बहुत सादा लोग हैं, ये इश्क विश्क की बातें हमें नहीं आती, और मेरी सहेलियां बताती हैं कि शहर के लोग बड़े बेवफा होते हैं, इसलिए हमें बहुत डर लगता है। नहीं रेशम, मैं तुम्हारे साथ कभी बेवफाई नहीं करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे शादी करूंगा और अपने साथ ले जाऊंगा। मेरे पापा, मेरी मामा सब मान जाएंगे, तुम्हें बहुत प्यार देंगे। समीर की प्यार भरी बातें सादालू रेशम के दिल में घर करती गईं और उस पर यकीन करती गई। यूं एक दिन रेशम के बाप की रजामंदी से रेशम और समीर की शादी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। ऐसे ही खुशियों भरे दिन गुजर रहे थे। अचानक एक दिन शफकत साहब 2 पुलिस वालों के साथ इनके घर पहुंच जाते हैं। बाप बेटा एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। तभी शफकत साहब बोले, समीर मेरे बेटे, हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा और तुम यहाँ मजे में रह रहे हो। एक बार भी तुम्हें हमारा ख्याल नहीं आया कि हम किस कदर परेशान हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारी माँ का रो रो के बुरा हाल है। बाबा, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। समीर ने सारा वाकया अपने बाबा को बताया और अपनी शादी का भी बता दिया। तुम होश में तो हो? ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हारी शादी समरा से तय है। ये जिसे तुम शादी कह रहे हो ना, ये बचपना है तुम्हारा। हम इसको नहीं मानते। चलो यहाँ से। ये देखकर रेशम रोने लगी। तभी समीर उसके पास आया और बोला, रेशम, तुम फिक्र मत करो, मैं घर जाकर सबको मना लूंगा और तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ तुमसे। मैंने कहा था ना साहिब कि शहरी लोग बड़े बेवफा होते हैं। आपने भी मेरे साथ वही किया। मैं अब आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं वापस आऊंगा रेशम, मेरा इंतजार करना। समीर रेशम को तसल्लियां देता हुआ अपने बाप के साथ चला गया और रेशम बेचारी आंसू बहाती रह गई। और समीर अपने बाबा के साथ घर आ गया। समीर,
मेरे बेटे कहाँ चले गए थे तुम? मेरी तो जान ही निकल गई थी, मेरी जान, मेरा बेटा। भाई, हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा आपको। कहाँ चले गए थे आप? हम आपके बगैर कैसे जी रहे थे, पता है आपको? अल्लाह का शुक्र कि आप वापस आ गए। समीर को देखकर सभी अपने अपने जज्बात का इजहार कर रहे थे, गोया जैसे सब जी उठे हों। सब बहुत खुश थे। फिर एक दिन ये तुमने अच्छा नहीं किया रेशम के साथ। मैंने कुछ गलत नहीं किया, शादी की है मैंने, मगर मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि बाबा इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तुम आंटी से बात करो, वो जरूर तुम्हारी बात को अंडरस्टैंड करेंगी। हाँ, यही करना पड़ेगा। समीर ने एक बड़ी उम्मीद के साथ अपनी माँ से बात की और सब कुछ बता दिया। ये सुनकर समीर की मामा बोली, देखो समीर, ऐसा सोचना भी मत, मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तुम्हारी शादी की अगली डेट फिक्स कर दी है हमने। चुपचाप अपनी शादी की तैयारी करो और भूल जाओ इस लड़की को। पता नहीं कौन लोग हैं, ना खानदान का पता है। खबरदार अगर उसको यहाँ लेकर भी आए, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। और हाँ, कल तुम्हारी खाला आ रही है समन के साथ, उनके सामने कोई ड्रामा मत करना, सुना तुमने? ये कहकर मिसेस शफकत कमरे से बाहर चली गई और समीर रेशम की याद में रोने लगा। फिर अगले दिन समीर की खाला और उनकी बड़ी बेटी घर आ गई। अरे आपा, कैसी हैं आप? अरे आज तो समन भी आई हुई है। सब ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? अरे ये पारा से बेबी भी आया हुआ है। इस पारे से बेबी को जितनी डांट और मार पड़ती है ना, शायद ही किसी बच्चे को पड़ती है। अरे ये जीजू कहाँ है? तुम लोग बैठो, आता ही होगा। शुक्र है खुदा का, समीर सही सलामत घर आ गया, वरना मेरी बेटी का तो रो रो के बुरा हाल था। अरे क्यों ना होता बुरा हाल, आखिर उसके होने वाला शोहर जो है। ऐसे ही सब खुशगपियों में मसरूफ थे तो समीर कमरे में दाखिल हुआ। सलाम खाला। मैं सदके, मैं वारी, शुक्र है मेरे खुदा का, मेरा बच्चा सही सलामत वापस आ गया। वाकई जीजू, हम सब बहुत परेशान थे। जी, आप लोग बातें करें, मैं फ्रेश होके आता हूँ। घर के सभी अफराद बहुत खुश थे। खाला और समन खाना खाकर चली गईं और शादी के बाकी मामलात भी तय कर लिए गए। हेलो। अरे कैसे हैं आप? समरा बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? क्या बात है, आप तो मुझसे बात ही नहीं करते। चंद ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। एक्चुअली मैं जरा बिजी था। इफ यू डोंट माइंड, हम बाद में बात करें। ये कहकर समीर ने कॉल बंद कर दी और समरा सोचों में डूब गई थी। तभी समन आ गई और बोली, क्या बात है भाई, समीर के ख्यालों में खो गई? आप ही, मुझे लगता है समीर इस शादी से खुश नहीं है। वो मुझे बहुत अवॉइड करता है। समीर बहुत समझदार लड़का है। उसके साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्ब सा है। मैं भी तो कल उससे मिल के आई हूँ। तो खामखा छोटी छोटी बातों पे परेशान मत हो, ठीक है? बी हैप्पी एंड जस्ट रिलैक्स। आखिर शादी का दिन आ ही गया। ओह हाय मिसेस खालिद, नाइस ड्रेस। हाँ, ओह थैंक्स, मैंने ये लिबर्टी से लिया है, पूरे 40,000 का लिया है। ओह रियली? पास ही बैठी माँ बेटी इन दोनों की बातें सुनकर आपस में बोली, कितनी झूठी है ये। कल जब मैं ये सूट रेंट पर ले रही थी, ये भी 2500 रेंट पर पड़ा था। अगर मैं ये सिलेक्ट कर लेती तो ये 40,000 वाला ड्रेस मैंने पहना होता। प्लीज मामा, आहिस्ता बोले। यहाँ किसी को क्या पता कि हमने भी रेंट का ही सूट पहना हुआ है। सो जस्ट चिल। उधर बच्चे अपनी शरारतों में मसरूफ थे। चलो आज सबकी नाक में दम करते हैं। आज किसी को जीने ही नहीं देना। किसी को शादी में आज बैठने नहीं देंगे।
चलो सबका जीना हराम करें। अरे ये किसका बच्चा है? किसी जानवर की औलाद ही लग रहा है। अरे ये कहीं मेरे पास ही ना आ जाए, मेरी बेइज्जती करवाएगा, गंदी औलाद। बच्चा भागता हुआ बाप के पास आया। पापा। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। सब अपनी अपनी खुशगपियों में मसरूफ थे, मगर समीर बहुत चुप चुप सा था। उसे रह रह कर रेशम की याद सता रही थी। समरा समीर की दुल्हन बनकर उसके घर आ गई, मगर समीर उससे सीधे मुंह बात नहीं करता था। रेशम से किए वादे उसे बेचैन रखते थे। वो बात बात पर समरा से उलझता रहता था, उससे दूर रहने के बहाने ढूंढता था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। समरा समीर के इस रवैये की वजह से तंग आ गई थी। एक दिन, समीर, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? ऐसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? देखो समरा, मुझे बहस नहीं करनी, मैं बहुत थका हूँ, मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मैं सोना चाहता हूँ। ये कहकर समीर ने करवट ली और सो गया, जबकि समरा उसका रवैया देखकर बहुत दुखी हुई। चंद आंसू उसके गाल से होते हुए बेड पर टपक पड़े। यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन, बेटा, कितने दिन हो गए शादी को, तुम समरा को कहीं घुमाने लेकर नहीं गए? हाँ आंटी, इनके पास मेरे लिए टाइम ही कहाँ है। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं, तुम पैकिंग करो, हम कल ही जाएंगे कश्मीर। ये सुनकर समरा बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगी। सुबह होते ही ये लोग टूर के लिए निकल पड़े। पूरा रास्ता समीर के दिमाग में होने वाला हादसा और रेशम के साथ गुजारा हुआ वक्त गुजर रहा था। कश्मीर पहुंचकर उन्होंने रूम रेंट पर लिया। सफ़र की थकावट की वजह से नींद ने उन्हें जल्द ही अपनी आगोश में ले लिया। अगले दिन समीर ने समरा से कहा, समरा, मैं अपनी एक दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। तो मैं भी साथ ही चलती हूँ ना, मैं अकेली यहाँ क्या करूँगी? नहीं, तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ये कहकर समीर समरा को छोड़कर अकेले ही निकल गया और समरा सोचती रह गई कि अगर यही रवैया रखना था तो यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी। सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। समीर तो अकेला इसलिए निकला था ताकि वो रेशम से मिल सकता, मगर जैसे ही वो वहाँ पहुँचा तो घर के बाहर ताला लगा हुआ था। तभी समीर ने वहाँ के आसपास के लोगों से उनके बारे में पूछा। भाई साहब, इस घर में जो बाप बेटी रहते थे वो कहाँ है? साहब, बाप बेटी रहते थे, बाप तो इसका फौत हो गया और उसकी बेटी कहाँ गई ये हमें नहीं मालूम। ये सुनकर समीर के पाँव से तो जैसे ज़मीन ही खिसक गई हो। उसने रेशम को बहुत ढूंढा, मगर उसे कुछ पता न चल सका। आखिर मायूस होकर वो रूम में वापस आ गया। अगले दिन, समरा, वापस जाने की तैयारी करो, मेरी तबीयत ठीक नहीं, घर जाना चाहता हूँ मैं। समरा उसकी ऐसी हालत देखकर वाकई में समझ गई थी कि वो बेहतर महसूस नहीं कर रहा, इसलिए बिना कोई बात किए वो वापसी के लिए निकल पड़े। समीर और समरा की शादी को 2 साल हो चुके थे।
मगर समीर के रवैये में कोई फर्क ना था। समीर के इस रवैये की वजह से दोनों की शादी ज़्यादा देर ना चल सकी, जिसकी वजह से समीर और समरा में तलाक हो गई। जिंदगी की इसी आंख मचोली में 25 साल गुजर गए। समीर ने दोबारा शादी नहीं की थी। समीर का भाई कामरान, उसकी शादी समीर से 1 साल बाद हुई थी। उसका एक ही बेटा था, रमीज, जो अपने ताया से बहुत मोहब्बत करता था और समीर भी रमीज पर जान छिड़कता था। रमीज मेडिकल का स्टूडेंट था। निम्रा रमीज की बेस्ट फ्रेंड थी। इनफैक्ट वो दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे और एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। एक दिन, निम्रा, मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। तुम्हें तो पता है मेरे दादा दादी इस दुनिया में नहीं रहे, तो मेरे घर के बड़े ही मेरे ताया हैं, वो ही हमारे लिए फैसला करेंगे। हाँ क्यों नहीं रमीज। फिर एक दिन रमीज ने समीर से निम्रा के बारे में बात की। बड़े पापा, मैं शादी करना चाहता हूँ। निम्रा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो बहुत अच्छी लड़की है। वो सब तो ठीक है बेटा, मगर उसकी फैमिली कहाँ है, कैसी है? उसकी फैमिली का तो मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जानता हूँ कि उसके फादर नहीं है, वो अपनी माँ के साथ रहती है। चलो कोई बात नहीं, हम कल उनके घर चलेंगे और उनसे भी मिलेंगे, ठीक है? थैंक्स बड़े पापा। यूं अगले दिन रमीज की फैमिली निम्रा के घर पहुंच गई, निम्रा की माँ से मिलने। ओह, कैसी हो बेटी? तुम्हारी माँ कहाँ है? वो बाजार तक गई हैं, अभी आ जाएंगी। आप बैठे ना प्लीज। थोड़ी ही देर में निम्रा की माँ भी आ गई, मगर जैसे ही उसकी नज़र समीर पर पड़ी वो चौंक गई। उधर समीर की भी यही हालत थी, क्योंकि निम्रा की माँ रेशम थी। रेशम, तुम? साहिब आप? रेशम, तुम यहाँ कैसे? साहिब, मेरे अब्बू फौत हो गए तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। मैंने आपका बहुत इंतज़ार किया, आखिरकार आपकी तलाश में लाहौर आ गई। यहाँ ना कोई ठिकाना था, ना कोई छत। फिर अल्लाह खुश रखे हमारी बाजी को, जिन्होंने मुझ जैसी बेसहारा को छत भी दी और पेट भरने के लिए रोटी भी। अगर वो मुझे सहारा ना देती तो मेरा पता नहीं क्या होता। और ये निम्रा आप ही की बेटी है साहिब। इसको मैंने बड़ी मुश्किलों से पाला है और आला तालीम दिलवाई ताकि ये मेरी तरह अनपढ़ ना हो, इस दुनिया का मुकाबला कर सके। आज देखो डॉक्टर बनने वाली है हमारी बेटी। रेशम, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, कहाँ कहाँ तुम्हें तलाश नहीं किया, मगर तुम नहीं मिली मुझे। तभी निम्रा बोली, बाबा ये लफ्ज़ कहने को कितना तरसी हूँ मैं। निम्रा की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। मेरी बेटी, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी कोई बेटी भी है। सबकी आंखों में खुशी के आंसू छलक रहे थे। रमीज ये सब देखकर बहुत हैरान था। उसे समझ नहीं आ रही थी कि समीर उसके बड़े पापा हैं या कि ससुर, मगर जो भी था सब बहुत खुश थे। ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारे घर की बच्ची अब हमारे ही घर में रहेगी, मेरी भतीजी भी और मेरी बहू भी। हा हा हा। यूं निम्रा और रमीज की शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे।